जय हिंद दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनीज में मैं आपको पिछले 3 वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको उसका फॉर्मेट समझाया था। इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ओवरऑल मैंने शेड्यूल भी आपको बता दिए थे कि कितने शेड्यूल होते हैं रेवेन्यू अकाउंट में और कितने होते हैं बैलेंस शीट में। देखो, जब बात करी जाती है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की, तो यहाँ पर 3 टाइप की हम लोग इंश्योरेंस पढ़ेंगे। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इन सभी कंडीशंस में जो बैलेंस शीट और रेवेन्यू अकाउंट बनता है, तो अगर मान लो कोई भी कंपनी जो तीनों तरीके का बीमा बेचती है, तो वो अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। मरीन का अलग बनेगा, फायर का अलग बनेगा और एक्सीडेंट का अलग बनेगा। उसके बाद में ज्वाइंट पीएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। अगर इंश्योरेंस कंपनीज में जो रेवेन्यू अकाउंट्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बनता है, मतलब अलग अलग सबका बनता है। और जो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट होती है वो ज्वाइंट बनती है, तीनों की मिला करके। तो मैं अपनी सीरीज में आपको रिवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। फिर रिवेन्यू अकाउंट और पीएल अकाउंट बताऊंगा कि कैसे बनता है। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट, रिवेन्यू, पीएल और बैलेंस शीट। मेरा जितना भी कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूं, तो जैसे मैंने बीकॉम, अगर बात करूं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की, तो वहां मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स और बिजनेस फाइनेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, जितने क्वेश्चन पूछे गए सब मेरे पढ़ाए हुए थे। इसी तरीके से अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, कंप्लीट बुक कर दी है मैंने उधर। एक पार्टनरशिप अकाउंट्स बचा हुआ है, बाकी खत्म, पूरी पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी पूरी किताब खत्म कर दी है। जितना पेपर आया, जितना क्वेश्चन आया, सब मेरा पढ़ा हुआ था। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इस समय चल रही है, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ चैप्टर भी रह गए हैं, शायद एग्जाम से पहले मैं पूरा भी नहीं कर पाऊंगा उनको। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया है, अगर लगातार आपने मेरे साथ रह करके उनको सही तरीके से पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। या कुछ डिजिट्स चेंज हो जाएंगी तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बताया है, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनी दोनों एक यूनिट का पार्ट है, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जरूर पूछा जाएगा। आज आप मेरी बात को नोट करके रख लो। अगर क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी से आया, जिसकी संभावना 80% है, तो रिवेन्यू अकाउंट पूछा जाएगा आपसे। और अगर क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का आया, तो इमेजिनरी डाटा से आपसे बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनवाएगा। अब हम लोग इस समय इंश्योरेंस कंपनी पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग को देखना है फॉर्मेट क्या होता है रेवेन्यू अकाउंट का। और चूंकि फॉर्मेट में बता ही रहा हूं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा भी नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2008 में ये पूछा जा चुका है, तो एक क्वेश्चन भी कर लेंगे उसी फॉर्मेट में, ताकि डिजिट्स के साथ में हम फॉर्मेट देखें। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगा, एक फॉर्मेट भी हो जाएगा, और चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन हमको करना है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड अ फर्स्ट concerted on first business only. The figures relating to year of the are as follows: premium received, reinsurance premium, claims, outstanding claims on 31st March 2013, commission paid, expenses of management, claims recovered under reinsurance were rupees 20,000, and next point है, entries for this and for commission due on reinsurance premium paid at the rate 10% were not yet recovered in the books, recorded in the books. Prepare revenue accounts relating to the year ending on 31st March 2013. ओके, कुछ आपसे बता रहा है पुनर्बीमा दावे हैं उतने, और भुगतान की गई पुनर्बीमा प्रीमियम पर 10% से अर्जित कमीशन की अभी तक कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको शेड्यूल भी बताता हूं सारे, और फिर उन शेड्यूल के साथ में एक बताऊंगा फॉर्मेट कैसे रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा मत समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल फर्स्ट, जो कि रिलेटेड होता है प्रीमियम अर्नड, वो भी नेट। कई बार आपको प्रीमियम जो अर्नड देगा
वो नेट दे देगा और साथ में री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड और एक्सेप्टेड भी दे देगा। अगर प्रीमियम नेट दी हुई है तो री इंश्योरेंस सीडेड और एक्सेप्टेड को ना जोड़ना ना घटाना कुछ ना करना, वो ऑलरेडी जुड़ा और घटा हुआ है, तभी तो प्रीमियम नेट बनी। तो देखो यहां क्या क्या आएगा, यहां पर सीधा लिखा हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड कितना, 4 लाख रुपए। तो हम लोग लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड 4 लाख, ठीक है। फिर क्वेश्चन में लिखा है री इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको बताया था, देखो गलती अगर होगी तो री इंश्योरेंस में होगी, अगर री इंश्योरेंस समझ गए तो गलती कहीं होगी ही नहीं। जब कभी क्वेश्चन के अंदर केवल री इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हो तो उसको सीडेड मानेंगे, एक्सेप्टेड नहीं मानेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा ही करना, जहां पर दुविधा हो कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, वहां पर एक्सपेंस मानो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इनके संदर्भ में कुछ ना कहा गया हो तो ये खर्चे माने जाते हैं, क्यों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 30,000 रुपए का है, माइनस कर दिया 3,70,000 रुपए, हमारा शेड्यूल नंबर फर्स्ट बनकर के तैयार हो गया। पहला हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर शेड्यूल नंबर 2 ये होता है क्लेम्स इनकर्ड नेट, मतलब कुल मिलाकर हमने शुद्ध दावे कितने भुगतान किए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखो सीधे आपको लिखा हुआ क्लेम्स 1 लाख रुपया, कितना क्लेम्स, पेड नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका मतलब पेड ही होता है, 1 लाख रुपए का क्लेम इसके ऊपर बना था। नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ऑन 31 मार्च 2013 एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है, फॉर्मेट में आपको समझा चुका हूं। तो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड ऑफ द ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है एंड ऑफ द ईयर आपका, तो ये दिया हुआ है 30,000। 30,000 मैंने ऐड किया तो ये 130 बन गया, 1,30,000 बन गया। उसके बाद में हम लोग आए एडजस्टमेंट में, नीचे तो लिखा है पुनर्बीमे में वसूल हुए दावे, मतलब इस कंपनी ने कोई इंश्योरेंस लिया था, उसका री इंश्योरेंस करा लिया किसी दूसरी कंपनी से, फिर क्लेम हो गया तो उससे रिकवर कर लेगा। मैं एक्सपेंडिचर में चल रहा हूं, तो अगर मेरा एक्सपेंस मान लो मैंने आपको 100 रुपए देने हैं मुझे और मैं किसी और से लेकर के वो आपको दे दूं, तो मेरी जेब से क्या गया? बात क्लियर हो रही है ना आपको एकदम? हाँ जी सर क्लियर हो रही है, क्योंकि वहां मेरी जेब से कुछ भी नहीं गया, तो जो रिकवर कर लिए वो यहां पर माइनस कर देने हैं। तो री इंश्योरेंस रिकवरीज इसको कहते हैं, री इंश्योरेंस रिकवरीज। ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर री इंश्योरेंस रिकवरीज लिख कर आ जाए तो ये क्लेम से माइनस हो जाता है, ये क्लेम से रिलेटेड होता है, ऑलवेज याद रखिएगा। तो 20,000 रुपए की आपने री इंश्योरेंस की क्या करी, रिकवरी कर ली, तो कितना क्लेम आपके ऊपर बना, केवल 1,10,000 रुपए का बना। ये नेट वैल्यू है आपकी, ये भी नेट वैल्यू थी आपकी। अब आगे चलेंगे, ये मेरा पहला शेड्यूल हो गया, ये दूसरा शेड्यूल हो गया। शेड्यूल नंबर 3 कमीशन। शेड्यूल नंबर 3 क्या होता है? कमीशन होता है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कमीशन कहीं पर दिया हुआ है, कमीशन पेड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 10,000। कमीशन पेड कितना दिया, 10,000 दिया। एडजस्टमेंट में क्या कहा उसने, एडजस्टमेंट में उसने कहा कि भुगतान की गई पुनर्बीमा प्रीमियम पर 10% से अर्जित कमीशन की अभी तक कोई प्रविष्टि नहीं करी है। इस कंपनी ने री इंश्योरेंस दूसरे से ले लिया था, तो जब आप री इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे तो कमीशन उससे रिकवर कर लेंगे ना। तो ये वैल्यू तो एग्जैक्ट है,
जो इस प्रीमियम पर आपने पेमेंट करी है, और ये जो प्रीमियम आपने छोड़ी है इस पर कमीशन तो ले लिया होगा, तो इतना खर्चा आपका थोड़े है, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड एट द रेट 10% ऑफ 30,000। कितना कमीशन, इस कितना प्रीमियम छोड़ा इन्होंने, 30,000, इसका 10% कितना होगा, 3,000, तो कमीशन की वैल्यू इनकी एग्जैक्ट क्या बनेगी, 7,000। बात क्लियर हो गई, तीसरा शेड्यूल भी समझ में आया। शेड्यूल नंबर 4 की ओर चलें। शेड्यूल नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो क्वेश्चन के अंदर एक ही पॉइंट शायद लिखा हुआ है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। कितना दिया हुआ है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट कितना, 50,000। एक बार मैं देख लेता हूं कोई और वैल्यू है तो नहीं, प्रीमियम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग कमीशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है, तो बस ये क्लेम हमारा ये इतना ही हो गया, यही है, ओके, और कुछ नहीं है। तो अब ये यहां तक हो गया है। अब आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि हमें चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क करना है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको कहीं पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर देखो तो प्रीमियम रिसीव्ड, री इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग कमीशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, रिकवरीज ऑफ री इंश्योरेंस आपको, और उधर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपके पास। चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कुछ है ही नहीं, क्यों होगा, 1 अप्रैल को ही तो इसने बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल 2012 को। तो जब 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2013 की हम एंट्री कर रहे हैं, तो इसके यहां क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, क्लोजिंग होगा, वो 13 में ओपनिंग बनेगा जाके। तो देखो चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ है नहीं, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं है, लेस करंट ईयर प्रोविजन। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहां पर अग्नि बीमा है, फायर इंश्योरेंस कंपनी है। फायर इंश्योरेंस कंपनी के कंडीशन में 50% का रिजर्व बनाते हैं, 50% ऑफ नेट प्रीमियम, मतलब कि 3,70,000। तो 3,70,000 का अगर 50% हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1,85,000 रुपए। कितना आएगा, 1,85,000। अब देखो ऊपर नील था, कुछ था नहीं, जीरो, उसमें से 1,85,000 माइनस करो तो क्या आएगा, 1,85 आएगा, वो भी कैसे, माइनस में। बात क्लियर है। तो चेंज आपको ऑलवेज ऐसे ही करना है, कैसे, ऐसे ही आपको चेंज करना है ऑलवेज, बिल्कुल ध्यान रहे, हमेशा गलती ना होनी चाहिए आपसे। समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। तो देखो चारों शेड्यूल हो गए, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, और चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। चेंज इन रिजर्व फॉर एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क अगर कहा जाता तो किया जाता, नहीं कहा जाए तो अपनी तरफ से नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये शेड्यूल का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मेट की ओर और देखते हैं फॉर्मेट में कैसे इन वैल्यूज को पुट किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट होता है रेवेन्यू अकाउंट का। इसका फॉर्मेट कैसा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रिवाइज्ड कर दिया गया, इसलिए इस फॉर्मेट को कहते हैं रिवाइज्ड फॉर्मेट। किस शेड्यूल में बनाया जाता है रेवेन्यू अकाउंट और पीएल अकाउंट, तो शेड्यूल 3 में बनाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट शेड्यूल नंबर 2 में है, और इसका फॉर्म क्या है, तो फॉर्म बी है, जिसमें हम RA मेंटेन कर रहे हैं, मतलब RA, फॉर्म बी RA, फॉर्म ए PL, फॉर्म ए BS, ये तैयार किया जाता है, फॉर्म बी। और रिवेन्यू अकाउंट ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज, ओके। फिर जब हम आगे चलेंगे तो यहां पर हेडिंग डालते हैं इनकम। इनकम में क्या क्या होता है यहां पर, तो सबसे पहले पॉइंट लिखा जाता है प्रीमियम रिसीव्ड नेट
शेड्यूल नंबर 1, मेरी वैल्यू कैलकुलेटेड है कितनी, 3,70,000 लिख लिया। फिर मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ होता, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑब्लिक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। मैंने कोई यहां कुछ नहीं होता है, और अगर यहां वैल्यू होती तो लिखते। अगर कोई एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, किस पे, कोई या रिवैल्यूएशन करने पर, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट पर, कुछ भी होता तो मैं यहां लिख लेता। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स नेट वैल्यू मुझे चाहिए, अगर होती तो मैं यहां लिख लेता, ठीक है ना, अगर होती तो लिख लेता। नेट वैल्यू चाहिए, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड टैक्स देयर ऑन, तो टैक्स को माइनस करके फिर जो बचेगा उसको लिखूंगा। फिर क्या लिखते हैं, चेंज इन रिजर्व, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये तो है मेरे पास कितना, 1,85,000 रुपए का है, वो भी माइनस में। फिर लिखते हैं चेंज इन एडिशनल, चेंज इन रिजर्व फॉर, चेंज इन रिजर्व फॉर एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये लिखते हैं। अगर होता तो मैं इसको भी लिख लेता, लेकिन है नहीं, इस वजह से नहीं लिख रहा हूं, टोटल करूंगा। तो 3,70,000 में से 1,85,000 माइनस करोगे, क्या बचेगा, 1,85,000 बचेगा, वो भी प्लस का, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, और ये टोटल ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, टोटल ए हो जाएगा। फिर हेडिंग डालते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखते हैं, क्लेम्स, क्लेम्स का शेड्यूल नंबर है 2 और वैल्यू थी 1,10,000। उसके बाद में कमीशन, इसका शेड्यूल होता है 3 और वैल्यू थी 7,000। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 4 और वैल्यू थी 50,000। अब अगर इसका टोटल कर लें तो 10, 5, 1, 6, 1,67,000 रुपए, और ये हो गया मेरा टोटल बी। अब लास्ट पॉइंट होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी कर दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,85,000 माइनस 1,67,000 करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा, 15 से 7 जाएगा, ये आ जाएगा 8, और 7 से 6 जाएगा तो 1, 18,000 रुपए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और यही फॉर्मेट होता है हमारे रेवेन्यू अकाउंट का, वो भी अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अर्थात आईसीए में। उम्मीद है आपको फॉर्मेट भी समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी और शेड्यूल्स भी समझ में आए होंगे। हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड ओवरऑल 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। एक क्वेश्चन में करेंगे रेवेन्यू अकाउंट और पीएल अकाउंट, और एक क्वेश्चन करेंगे सबसे लास्ट में रेवेन्यू, पीएल और बैलेंस शीट का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, कंटेंट आपको इजीली डिलीवर्ड हो जाता है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करना, साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय आईसीए को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।